अस्सलाम वालेकुम। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 2। क्लास 7th है, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है और यूनिट 3 है हमारी। कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूनिट का नाम है। आज हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन के बारे में। अच्छा जी, हमने इससे पहले देखा था कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग की कुछ टेक्निक्स हैं जो जो कि उसके अंडर आती हैं, सब कैटेगरीज़ हैं। इनमें से एक डीकम्पोजिशन था, पैटर्न रिकॉग्निशन था, जनरलाइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन था, फिर एल्गोरिथम डिज़ाइन था। अच्छा, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज़ होने से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में इसका मतलब बनता है तहलील होना, किसी चीज़ का आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाना, ठीक है? अब डीकम्पोजिशन इज़ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। डीकम्पोजिशन कहते हैं जी, बहुत पेचीदा मुश्किल मसाइल को आप क्या करें, ब्रेक डाउन होता है तोड़ना, तक़सीम करना, छोटे-छोटे हिस्सों में तक़सीम करना, ठीक है? अब वो हिस्से ऐसे किए जाते हैं जो ज़्यादा मैनेज हो सकते हैं। एक बड़े मसले को छोटे-छोटे हिस्सों में तक़सीम करना, ठीक है? और हर एक हिस्सा ईज़िली मैनेज हो सकता हो। इफ़ यू कैन ब्रेक डाउन अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, अगर आप एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में तक़सीम कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व देम ईज़िली। अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप उन तमाम पार्ट्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। डीकम्पोज़िशन इज़ एन इम्पोर्टेंट लाइफ़ स्किल। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट जुमला है। यहाँ पे देखिए, बात तो कंप्यूटर साइंस की हो रही है। कंप्यूटर के अंदर एक फ़ील्ड है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक प्रोसेस है, एक स्ट्रैटेजी का नाम है, टेक्नीक का नाम है, लेकिन ये लाइफ़ स्किल क्यों कहा गया है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, किसी बड़े काम को अगर हम छोटे-छोटे कामों में तक़सीम कर लें तो हमारे लिए वो करना आसान होता है। उन छोटे कामों करके फिर आप दोबारा से असम्बल करते हैं, तो जो आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, आप उसको हल करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल देख लें। वैसे अगर आपको क्वेश्चन ही आता है तो इसमें एग्ज़ाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना एग्ज़ाम्पल के साथ क्वेश्चन आता है, सिर्फ़ आपसे इतना पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ डीकम्पोज़िशन, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखिए आपके समझने के लिए। वी वांट टू होस्ट अ हॉलिडे डिनर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर में एक दावत रखी है। डीकम्पोज़िशन ऑफ टास्क विल बी, अब दावत जो है इटसेल्फ अपने अंदर एक बहुत बड़ा टास्क है कि आपके गेस्ट आने, उन्होंने खाना खाना है, आपने खाना तैयार किया हुआ होगा, वो खाना खाएँगे, ठीक है? अच्छा, आप देखिए उसके अंदर काम छोटे-छोटे कौन से हैं? इस बड़े काम को जो डिनर है, दावत है, इसको आप छोटे कामों में तक़सीम कैसे करेंगे? मेन्यू है इसके अंदर, यानी कि आपने डिसाइड करना है कि आपने पकाना क्या-क्या है, ठीक है? ऑब्वियसली ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि भई दावत है तो खाना बनाना क्या है, क्या बनाएँगे, डिशेज़ क्या रखें? एंडलेस सपोर्ट फ्रॉम अदर इन द किचन। फिर आपने ये देखना होता है, लेडीज़ जो फीमेल्स घर के अंदर होती हैं, ख़वातीन, उन जिन्होंने खाना बनाना होता है, वो आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि किसने क्या बनाना है, किसने किचन में किसकी क्या हेल्प करनी है, ठीक है? ऑब्वियसली दावत है, जितने भी लोगों ने आना है, एक अकेला जो है बंदा तो ये नहीं कर सकता, मिल के करना होता है काम। टास्क पीपल विद व्हाट टू ब्रिंग। फिर अगर आपने कोई चीज़ बाहर से मँगानी है, जैसे ज़रूरी नहीं कि घर में तमाम की तमाम चीज़ें अवेलेबल हों, कुछ ना कुछ आपको बाहर से मँगाना पड़ेगा। मैं आपको उसकी मिसाल देती हूँ सादा कि अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स मँगानी है, तो वो तो शॉप से लानी पड़ेंगी, ठीक है? डिटरमाइन द प्रोसेस बाय व्हिच टू कुक द डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, फिर इसके बाद आप ये देखें कि आपने अगर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनानी हैं, तो मतलब वो अ, हर एक को उसका टास्क दें, किसने क्या-क्या बनाना है और कैसे बनाना है। सेट द टाइम फॉर द इवेंट। अब ये भी एक काम है कि आपने दावत का एक टाइम रखना है, ठीक है? आपने मेहमानों को, गेस्ट को टाइम देना है कि आपने इतने बजे आना है, ठीक है जी? अब ये मिसाल अगर आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो इट्स ओके। अगर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, व्हाट इज़ डीकम्पोज़िशन, ठीक है? तो ये मिसाल इसलिए आपको समझाई ताकि आपको समझ आए कि डीकम्पोज़िशन कैसे काम करता है, ठीक है? अच्छा जी, अब इसके बाद है पैटर्न रिकॉग्निशन। आप बाज़ दफ़ा ऐसे करते हैं, रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्नाइज़ होता है पहचानना। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई, अच्छा जी, अब पैटर्न रिकॉग्निशन में आप बेसिकली क्या करते हैं, एक ख़ास पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए आप नेक्स्ट का इवेंट, नेक्स्ट जो कुछ होने लगा है उसको आप गेस करते हैं। अगली बात को, अगली चीज़ को आप गेस करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन
is looking for patterns in the problem and determining if there could be any of the problem or solution we have faced in the past can be applied here. अब इस जुमले को आप समझें. पैटर्न रिकग्निशन होता है कि आप लुकिंग फॉर पैटर्न देखते हैं किसके अंदर, प्रॉब्लम के अंदर. डिटरमिन फिर डिसाइड करते हैं कि क्या इसी तरह का मिलता जुलता मसला वी हैव फेस्ड, हमने फेस किया इन द पास्ट, माजी में. ठीक है, और जब माजी में हमें ऐसा मसला पेश आया था तो हमने उसको हल करने के लिए क्या किया था, क्या उससे वो हल हो गया था मसला, और क्या वही हल हम इस मसले पे भी लगा सकते हैं, कैन बी अप्लाइड हेयर. ठीक है, बाज़ दफ़ा रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें ऐसे होता है कि बाज़ दफ़ा आपने कोई काम करना होता है तो आपको बाज़ चीज़ों का, मसाइल का हल मालूम होता है कि अच्छा ऐसा ही प्रॉब्लम मुझे पहले भी मैंने फेस किया था और मैंने वहाँ पे ये सलूशन लगाया था, तो क्या मैं इस जगह पे यही सलूशन अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्या मसला हल हो जाएगा. इट मे आल्सो इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग शेप्स, साउंड्स और इमेजेस. अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पहचान करनी पड़ती है, शेप्स की भी, साउंड्स की भी और इमेजेस की भी. आपने ऐसे पजल देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक सर्कल होता है, एक ट्राइंगल होती है, एक आपके पास स्क्वायर आता है, फिर एक रेक्टेंगल आती है. ठीक है, फिर सर्कल आ गया, यहाँ अगर खाली जगह है आपको गेस करना होता है कि अगली शेप क्या होगी. अब आप देखेंगे कि पहले सर्कल था, फिर ट्राइंगल थी, फिर स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल. अब अगर फिर सर्कल आ गया तो डेफिनेटली उसके बाद क्या आएगी, ट्राइंगल. ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल सादा और मैंने कॉमन से एग्जांपल दी है आपको. ये इस तरह के मसाइल बड़े कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं अगर पजल्स की बात की जाए तो. ठीक है जी, अब देखें इसकी एग्जांपल देखें. पैटर्न रिकग्निशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज बिटवीन डीकम्पोज्ड प्रॉब्लम्स. आपने सिमिलैरिटीज को उर्दू में कहते हैं मुशाबिहात. कोई मिलती जुलती चीज़ होती है, मिलता जुलता सिनेरियो, केस, सिचुएशन, सूरत-ए-हाल होती है तो आप उसको पहचानते हैं तो आप याद करने की कोशिश करते हैं कि माजी में मुझे ऐसा ही कोई काम करना पड़ा था तो मैंने उसको कैसे किया था. ठीक है, इफ़ वी आर डेवलपिंग अ गेम, अगर हम एक गेम बना रहे हैं, वी कैन रिकॉग्नाइज सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, पैटर्न्स एंड एक्शंस. तो हम एक जैसे ऑब्जेक्ट्स, फिर उनके दरमियान पैटर्न्स और वो क्या काम करेंगे ऑब्जेक्ट्स, वो हम पहचान सकते हैं. फाइंडिंग दीज अलाउ अस टू अप्लाई द सेम और स्लाइटली मॉडिफाइड अप्रोच. फाइंडिंग दीज अलाउज अस, जब हम ये चीज़ मालूम कर लेंगे, हम रिकग्नाइज कर लेंगे पैटर्न्स को, तो भाई हमें क्या हेल्प होगी, हमें ये हेल्प होगी कि हम या तो वही सेम एक जैसा या स्लाइटली मॉडिफाइड. स्लाइटली कहते हैं हल्का सा, थोड़ा सा. मॉडिफाइड बदला हुआ अप्रोच, तरीका हम कर सकते हैं, विच मेक आवर सोल्यूशन मोर एफिशिएंट. बाज़ ऐसे होता है कि माजी में अप्लाई किए गए हल से जैसा ही हम तरीका अप्लाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ा सा और उसको चेंज करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे तरीके से हल होता है. ठीक है जी, अब ये डू यू नो और एक्स्ट्रा बिट पढ़ लेते हैं. पैटर्न्स आर द लॉज ऑफ नेचर एंड लाइफ दैट प्रेजेंट देमसेल्फ इन ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. पैटर्न जो है ना, सिर्फ आप कंप्यूटर की हद तक ना देखें, इस मिसाल में ना देखें, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी आपको पैटर्न्स नज़र आते हैं और ये लॉज ऑफ नेचर हैं, कुदरत के कवानीन है. ठीक है, और आप क्या करते हैं, इनको ज़िंदगी के हर शब में. डू यू नो और एक्स्ट्रा बिट पढ़ लेते हैं. डू यू नो तो हमने देख लिया, अब एक्स्ट्रा बिट में देखते हैं क्या है. इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसिप्लिन टू वन एक्टिविटी. अच्छा देखिए, डिसिप्लिन कहते हैं ना किसी शोबे को, वैसे डिसिप्लिन का जो लफ्ज़ी मानी है वो तो नज़्म व ज़ब्त होता है, तो डिसिप्लिन किसी शोबे को, फील्ड को भी कहते हैं. इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ क्या होता है, यानी कि जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा शोबों को मिलाएं ना, तो वो आपका बन जाता है इंटर डिसिप्लिनरी. ठीक है, अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़, यानी आप दो शोबों की मिलाकर जब उसकी स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ पे तहकीक करते हैं, तो आपकी क्या कहलाएगी, इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़. ये था जी आज का लेक्चर. होपफुली आपको समझ आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.